हाय एवरीवन। हमारी जर्नी का आज सिक्स चैप्टर है एडोलसेंस, स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। देखो ये चैप्टर सेवन्थ क्लास में इंट्रोड्यूस कराया गया है और नाइन्थ या टेंथ क्लास में हमारा रिप्रोडक्शन एक चैप्टर है, उसका बेसिक्स है। यहाँ जो वो रिप्रोडक्शन चैप्टर हमें पढ़ के समझ में आए, उसके लिए हमारे यहाँ पे बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम वही चीज़ करेंगे, हम यहाँ पे बेसिक्स पढ़ेंगे, अच्छे से ध्यान देंगे ताकि हमारे आगे इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स या जो भी चैप्टर आएगा हमें प्रॉब्लम ना आए समझने में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे शुरुआत में ही एक बेसिक सी चीज़ बताई गई है कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं और उन अंडों में से बच्चे फिर निकलते हैं, यंग वंस निकलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे ह्यूमंस हैं जो डायरेक्टली क्या है, बच्चे को बर्थ देते हैं, ऐसे अंडा नहीं देते, वो यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ देते हैं। ठीक है, ऐसे को मैमल्स बोलते हैं। ठीक है, आगे जाके हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मेंशन नहीं है। मैमल्स जो डायरेक्ट यंग वंस का मतलब है बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक, फिर वो बच्चे क्या है, टाइम के साथ साथ उनके अंदर ग्रोथ होती है, साइज डेवलपमेंट होती है और वो बड़े होते हैं। ठीक है, उनमें वो चीज़ें डेवलप होती है, उन्हीं चीज़ों के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। ठीक है। द जर्नी ऑफ लाइफ ऑफ ए ह्यूमन कैन बी डिवाइडेड इंटू डिफरेंट स्टेजेस। देखो हमारी ह्यूमन लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस कैसे कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। इन्फेंसी, इन्फेंसी का मतलब बिल्कुल नवजात जो शिशु होता है, जो बिल्कुल जन्म के बाद की जो स्टेज है वो है इन्फेंसी। फिर 1-1.5 साल के बाद से शुरू होता है चाइल्डहुड, जो कि आपका 10 साल तक की उम्र तक चलता रहता है। फिर 10 से आपका 15 साल तक आप बोल सकते हैं, या 19 साल तक जो है वो अडोलसेंस है। और फिर 20 साल से आपका अडल्टहुड शुरू हो जाता है। एंड आफ्टर 50 ईयर्स फिर ओल्ड एज का जो टाइम है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो इंडिविजुअल हैं, हमारी बॉडीज़ में बहुत जैसे चेंजेस आते रहते हैं टाइम टाइम के अनुसार, उम्र के अनुसार। तो 10 से 12 साल की उम्र में जो आपका चेंज आता है वो जनरली चेंज आता है हाइट में और वेट में। आपकी हाइट बढ़ने लगती है और वेट बढ़ने लगता है। ठीक है, ये नोटिसेबल चेंज होते हैं जो कि आपकी एडोलसेंस जो उम्र है, जो स्टेज है, उसका एक आप बोल सकते हैं मार्क है, दिखाता है कि भाई एडोलसेंस की स्टेज आने वाली है। ये जो पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ये कब से कब तक होता है? 10 साल की उम्र से लेके 19 साल की उम्र तक। इसी को ही एडोलसेंस बोला जाता है। उसके बाद फिर बॉडी रेडी हो जाती है अडल्टहुड के लिए। अब ये सारी बातें हम आगे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज अडल्टहुड, व्हाट इज एडोलसेंस। ग्रोइंग विद द एज, द टीनेज ईयर्स। टीनेज का मतलब क्या है? टीन मतलब जिसके पीछे टीन लगा हो, 13, 14, 15, 19, यहाँ ऐसे वो टीनेज ईयर्स। ठीक, उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। जैसे जो एडोलसेंस की स्टेज है वो 10 साल से शुरू हो जाती है और ये 19 साल की उम्र तक जनरली चलती है। इसमें आपका जो ये पीरियड है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, वो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का टाइम है। अभी मैंने बताया कि चाइल्डहुड कब तक है और आपका अडल्टहुड कब से शुरू होता है। दैट इज ए स्टेज कॉल्ड एडोलसेंस। इसमें इस स्टेज में आपका सबसे जो पहले फिजिकल चेंज आता है वो आता है आपका इंक्रीज इन हाइट। कंटिन्यूसली ग्रोथ होती रहती है जन्म के बाद, लेकिन एक टाइम के बाद वो सारी ग्रोथ जब पूरी हो जाती हैं, फिर आपकी हाइट में ग्रोथ पॉसिबल है। ठीक है, हाइट में ग्रोथ होती है। फिर आप खुद रियलाइज़ करेंगे 10, 12, 13, 15 साल के आसपास कि आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो फूलने लगता है, चेंज होने लगता है। ठीक है, हाइट भी अच्छी खासी बढ़ चुकी होती है, आपको वेट गेन होना शुरू हो जाता है, स्ट्रेंथ बिल्डअप हो जाती है। बच्चों के जो बच्चे हैं 15-16 साल के, 17-18 साल के, उनके अंदर एक अलग ही जोश, एक्साइटमेंट आ जाता है कि हाँ भाई अब कुछ अंदर ही एनर्जी फील होती है। ठीक, तो वो सारे चेंजेस आपके एडोलसेंस के हैं। फिर एक वॉइस का जो चेंज है वो सबसे बड़ा चेंज है। सबसे बड़ा क्या मतलब, बहुत ही मेजर चेंज कहा जा सकता है। आप अगर चेक करेंगे, देखेंगे कि 14-15 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनकी आवाज़ बिल्कुल सॉफ्ट, इतनी अच्छी होती है, इतनी मधुर होती है, बढ़िया, एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के।
कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता लड़के और लड़की की आवाज़ में। लेकिन जब 14-15 साल की उम्र तक पहुंचते हैं तो लड़कियों की आवाज़ में तो थोड़ा चेंज आता है, लेकिन लड़कों की आवाज़ में बहुत अच्छा खासा चेंज आपको देखने को मिलेगा। आपने भी अपने टाइम में ये चीज़ रियलाइज़ करी होगी कि भी आपकी आवाज़ बिल्कुल कर्कश हो जाती है, हॉर्स हो जाती है, जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो एकदम से सडन चेंज होता है, आपको समझ भी नहीं आएगा। और यहाँ पे आपके जो गले हैं ना, ये गले के ऊपर ये जो हम्प सा है, ये पैदा हो जाता है उस टाइम पे। इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। लड़कियों में बहुत कम होता है ये, लेकिन लड़कों में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लड़कों की आवाज़ भी ज़्यादा चेंज होती है ड्यू टू दिस। ठीक, तो आपके वॉइस में चेंज आपको देखने को मिलता है। फिर बात आती है हेयर की। आप लड़कियों का चलो छोड़ो, पहले लड़कों की बात करते हैं। लड़कों के जैसे फेस पे दाढ़ी आना या मूछ आना शुरू हो जाता है। आर्म पिट मतलब कहाँ बोलते हैं, वहाँ पे बाल आने शुरू हो जाते हैं। प्यूबिक रीजन कौन सा होता है? जो सेक्स ऑर्गन है या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वहाँ पर बाल आना शुरू हो जाते हैं उस उम्र में। ये भी एक ग्रोथ का साइन है। ठीक, वहाँ लड़कों के भी और लड़कियों के भी, दोनों के ही ये चीज़ पॉसिबल है। फिर फेशियल स्किन, एमरजेंस ऑफ पिंपल्स, जैसे बिल्कुल अपनी लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं जैसे एक्नीज हो जाती है ना, फेस पे छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं, तो मतलब ऑयली स्किन की वजह से या क्लोग हो जाते हैं, उस वजह से एक्नीज हो जाती हैं। लेकिन अपनी लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि देखो ये जवानी का साइन है। ठीक है, कि भाई आपके अंदर जवानी फूट रही है, या फिर आप बोल सकते हैं कि भाई आप जवान हो रहे हैं, तो इस चीज़ का साइन है। तो ये चीज़ें नॉर्मली देखने को मिलती हैं। ठीक, अब हम यहाँ देखने वाले हैं कि जो हमारी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो चेंज होते हैं वो क्या क्या हैं। चेंज इन वॉइस, द ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड चेस्ट हेयर इन बॉयज, एंड द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन गर्ल्स। अब देखो लड़कों में हमने चेंज, जो मेजर चेंज देखा वो देखा कि जो वॉइस चेंज है लड़कों में ज़्यादा है इन रिस्पेक्ट ऑफ गर्ल्स। फेशियल हेयर, लड़कियों के तो फेस पे हेयर आते नहीं है, बहुत रेयरली है। और चेस्ट पे हेयर भी लड़कियों के नहीं आते, लड़कों के होते हैं। फिर जो मेजर चेंज लड़कियों में है कि भी लड़कियों की जो ब्रेस्ट है उसकी डेवलपमेंट होती है उस उम्र में, जो कि मेल और फीमेल्स को डिस्टिंग्विश करने में मतलब अलग करती है। मेल्स को और फीमेल्स को जो ये डेवलपमेंट है दोनों को अलग कर देती है। पहचानने में आदमी को डायरेक्टली पता चल जाता है कि भाई ये मेल है, ये फीमेल है। और जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको बोला गया है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्राइमरी कौन सी हैं? देखो डिफरेंस ये है कि जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वो होती हैं जो डायरेक्टली आपकी जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, उनको प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। लेकिन ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये तो एक डेवलपमेंटल फेज है जो कि आपके अडल्टहुड तक लेके जाएगा। और जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अडल्टहुड में आते हैं। और क्या है ये प्राइमरी सेकेंडरी? ये उस चीज़ की पहचान है कि भाई हमारी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है या नहीं। ठीक, तो प्राइमरी उसकी बात है, सेकेंडरी उस स्टेज की बात है जो प्राइमरी तक लेके जाती है। ठीक, अब प्यूबर्टी की बात करते हैं। प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी वो स्टेज है जो हमारी बॉडी एडोलसेंस की जो स्टेज है उसको पार कर चुकी होती है। उसकी वजह से हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजेस जा चुके होते हैं। फिर हम एक अडल्ट में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, हमारी बॉडी कन्वर्ट हो चुकी होती है। फिर हमारी आवर बॉडी इज़ कैपेबल फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फिर। ठीक, वो रिप्रोडक्शन के बारे में अभी हम नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ हम ये चीज़ जान रहे हैं कि हम रिप्रोडक्शन तक क्या डायरेक्टली हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं। ह्यूमंस हैं, छोटा बच्चा होता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, धीरे धीरे उनके अंदर ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है। अभी हमने बात करी कैसे कैसे डेवलपमेंट होगी। जब वो अडल्टहुड पे पहुंच जाएंगे या अडल्टहुड से थोड़ा सा पहले, उनके अंदर इतने चेंजेस जो कि हार्मोनल चेंजेस हैं या बेसिक चेंजेस है वो आ चुके होंगे। फिर रिप्रोडक्शन के लिए हमारी बॉडी रेडी हो जाती है। ठीक, अब बात करते हैं चेंजेस दैट इंडिकेट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। अभी वही वाली बात है कि भी हमारी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है या नहीं है, वो कौन कौन से अपने चेंजेस हैं वो जो ये चीज़ इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पे
एक्सटर्नल चेंज की बात करी, इंटरनल चेंज की बात हो रही है कि जो हमारी एडोलसेंट गर्ल्स हैं, जनरली 14-15 साल की जो लड़कियां हैं या उससे बड़ी उम्र की लड़कियां हैं, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, चलो वो अभी देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। तो उसकी स्टेज तक पहुंच चुकी होती हैं 14-15 साल की लड़कियां। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, यहाँ पे ब्लड डिस्चार्ज होता है फ्रॉम फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ब्लड डिस्चार्ज होता है, उसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। हमारी लोकल लैंग्वेज हम उसको पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि हर 28 से 30 दिन के बीच, मतलब 28-30 दिन में रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए उसको पीरियड्स बोलते हैं। ठीक, ये किसी किसी के लड़कियों पे वेरी करता है, किसी के आप 21 दिन चलते हैं, किसी के 35 दिन चलते हैं। जनरली जो एक हेल्दी लड़की है उसके 28 से अभी 30 दिन में रिपीट होता है, ये एक बेस्ट टाइम है, ठीक है। जब हमारी फीमेल्स 45 to 55 की एज में पहुंच जाती हैं तो मेंस्ट्रुएशंस अपने आप ही नेचुरली बंद हो जाता है। उससे ये चीज़ पता चलती है कि जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है वो बहुत कम हो चुकी है उस वेमेन की। और जब ये चीज़ बिल्कुल पीरियोडिकली सही चलता रहता है, इट मीन्स रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे ये चेंज है, ये हमारे किस चीज़ को इंडिकेट करता है, रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को, कि हाँ भाई रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर इमोशनल और बिहेवियरल चेंज की बात करें तो एडोलसेंट्स में बहुत अलग अलग तरह के सडन चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिर बात है मेकिंग एडोलसेंस ए जॉयफुल एक्सपीरियंस। देखो हमारे अंदर जो बिहेवियरल चेंज हैं, फिजिकल चेंज हैं, मेंटल चेंज हैं, बहुत तरह के चेंजेस आते हैं। अब हम उनको किस तरीके से लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव वे में हम उनको अपना बिल्ड कर पाते हैं या नहीं कर पाते, तो वो चीज़ें हमारे ऊपर बहुत निर्भर करती हैं। और जिस तरीके से हम उन चीज़ों को ढाल सकते हैं, ढाल पाते हैं, उसी अनुसार हमारा अडल्टहुड तैयार होता है। ठीक, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है न्यूट्रिशनल नीड्स हमें पूरी करनी ज़रूरी है। खाना पीना हमारा बिल्कुल ठीक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उससे हमारे हॉर्मोन्स बिल्कुल सही रहते हैं। ठीक है, लाइक हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक हेल्दी बॉडी का मैंने बताया 28-30 दिन में रिपीट होता है, तो वैसे वो सब मैनेज होके रहते हैं। ठीक है, उसके लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, हर तरह का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि जो हमारे एडोलसेंट्स में उम्र में होती हैं, स्पेशली लड़कियां, वो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन से जूझती है, या फिर हम बोल सकते हैं विटामिन B12। इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत अलग अलग स्कीम्स चलाई हैं कि भी गवर्नमेंट स्कूल्स में आयरन की टैबलेट्स लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएं, ताकि वो अपना रेगुलर बेसिस पे इनटेक करती रहें और उनके अंदर आयरन की कमी ना हो। आयरन की कमी होने का एक मेजर रीज़न ये भी है कि जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं उनके पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, जिससे ब्लड लॉस होता है, और ब्लड में आयरन होता है तो उस वजह से आयरन की कमी हो जाती है। या फिर हम इसका उल्टा बोल सकते हैं कि आयरन की कमी हो जाती है, उस वजह से ब्लड की जो या हीमोग्लोबिन की है वो कमी हो जाती है। ठीक, अभी हम एक नए साइंटिस्ट में जानते हैं डोरोथी हॉडकिंस। उनको वो थर्ड ऐसी लेडी थी जिन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज जीता था। ठीक, इन्होंने स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया या पढ़ा B12 का, उससे पता चला कि भी B12 हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता, उसके लिए हमें एक्सटर्नल डाइट लेनी पड़ती है, खाना खाना पड़ता है, तभी ये चीज़, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है B12। नेक्स्ट चीज़ है पर्सनल हाइजीन। अब ऑब्वियसली बात है, इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है हर जगह अगर हम हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे। अब लड़कियों के लिए स्पेशल क्या है कि जब उन मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ब्लड लॉस होता है तो वहाँ इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत रहता है। पहले जब ये सैनिटरी पैड्स नहीं बनाए गए थे, उस टाइम पे हमारी लेडीज़
जो कपड़ा है उसको बार बार यूज़ करती रहती थी, जिससे क्या है इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता था और बहुत बार इन्फेक्शन हो भी जाता था, जिससे उनको बहुत अलग अलग तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब से सैनिटरी पैड्स बनाए गए हैं तब से ये चीज़ें पीरियड्स में चीज़ें संभालना आसान हो गया है, हाइजीन मेंटेन करना आसान हो गया है। ठीक है, तो उससे क्या है इन्फेक्शंस का खतरा हम बिल्कुल कम हो गया है। तो आपको हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है, इस चीज़ का खास ख्याल रखें। अब साइंस एंड सोसाइटी में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स चलाई हुए हैं, मेनली आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड है। जैसे पहला है मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, इसके अंतर्गत सैनिटरी पैड्स फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे जाते हैं एडोलसेंट गर्ल्स इन रूरल एरियाज, और अवेयरनेस प्रोग्राम अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे चलाए जाते हैं ताकि लड़कियों को इसके बारे में बताया जा सके और हाइजीन मेंटेन करवाई जा सके। फिर है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसमें ऑब्वियस सी बात है कि किशोर का मतलब एडोलसेंट से है, वहाँ वही बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ और हाइजीन के बारे में अलग अलग आपके चीज़ें बताई जाती है। ठीक, फिर सुविधा सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव, इस ये भी है अफोर्डेबल प्राइसेस पे जन औषधि केंद्र, जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हैं उनके थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट कह लो या बहुत ही कम रुपए में आपके सैनिटरी पैड्स या नैपकिन्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक, फिर स्टेट लेवल इनिशिएटिव अलग अलग, जैसे अभिसूचित स्कीम दिखाए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कर्नाटक में चल रहा है फॉर फ्री सैनिटरी नैपकिन स्कीम, तमिलनाडु और उड़ीसा की तरह। ठीक, फिर है फिजिकल एक्टिविटी भी करना ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी मतलब फ्रेश एंड साउंड फील करे। ठीक है, ये अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। बैलेंस्ड सोशल लाइफ, भाई हमारे अंदर बिहेवियरल चेंज भी इतना ज़्यादा आता है कि हम एक तरीके से वोलेटाइल बिहेवियर हो जाता है, हम पता नहीं किस पे क्या रिएक्ट कर देते हैं, तो मेच्योरिटी आने में टाइम लगता है। ये वो टाइम है जब आपको अपनी सोशल लाइफ बैलेंस करनी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे आपको इतना मतलब आपके अंदर बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रहे होते हैं वो, तो इसलिए आप बहुत मुश्किल से मैनेज कर पाते हैं। तो ये बैलेंस करना ज़रूरी है आपको सोशल लाइफ। ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, माइंडफुल ईटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। अब हम अगर देखें, जैसे एक दूसरे को जानने की अब हमने बात करी, तो वो तो फिजिकली बात करी है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट अवेलेबल है, तो हम कई बार जाने अनजाने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बहुत केयरलेसली यूज़ करते हैं, जिससे हमें मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है साइबर फ्रॉड्स के दौरान। इसीलिए हमें अपने बड़ों के सुपरविज़न में या टीचर्स वगैरह की हेल्प से उन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, साइबर बुलिंग क्या होता है कि भाई आपको मिसलीडिंग मैसेजेस भेजेंगे, फॉल्स रूमर्स क्रिएट करेंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट कंसेंट, ये सारी चीज़ें यूज़ करके भाई वो आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। इसीलिए आपको कोई भी ऑनलाइन चीज़ या अपनी फ़ोटो ना ही डालें तो अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे तो आप साइबर बुलिंग से बच सकते हैं। ठीक, अपना बिल्कुल अवेयर रहना है। फिर है अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, लर्न टू से नो। ऑब्वियस सी बात है, बहुत अलग अलग तरह के आपके एडिक्टिव और हार्मफुल सब्सटेंसेस अवेलेबल हैं, लाइक टोबैको, गुटखा, सिगरेट्स, बीड़ी, अल्कोहल एंड आपके ड्रग्स। तो हमें नो कहना सीखना होगा। कैसे? कभी भी किसी भी चीज़ का डेफिनेटली कोई कभी ना कभी पहला दिन होता है। ठीक, अब आपका कोई दोस्त खुद से मान लो सिगरेट का सेवन कर रहा है, वो आपको ये बोलेगा कि ले ले, तू भी ले ले 2 कश। बोला नहीं नहीं यार मैं नहीं लूँगा। अरे ले के दे, कुछ नहीं, इतना मज़ा आता है, इतना अच्छा लगता है, ये है वो है। बंदा कितनी बार मना करे, आखिरी में कन्विंस हो जाता, चल ठीक है यार कोई नहीं, एक ही बार लूँगा, जस्ट वन टाइम वो जब भी लेता है तो उसका वो वन टाइम कभी नहीं रहता। 95% केसेस में वो आगे बढ़ के उनको आदत लग जाती है, वो एडिक्ट हो जाते हैं। कैसे हुआ ये? सिर्फ एक बार ट्राई कर ले भाई, दोस्त ने ऐसे किया, तो ऐसे दोस्तों से भी दूरी बना के रखनी है। जो दोस्त आपकी हेल्प करे, आपके लिए खड़ा रहे और अच्छी आदतें सिखाए, सीखने में हेल्प करे, तो वो ही अच्छा दोस्त। अब आप देख रहे हैं कि भाई ये इस तरह की चीज़ें हैं जैसे गुटखा वगैरह, ये भाई एडिक्टिव हैं,
छूटती नहीं है, आदमी कितना ही जोर लगा ले, खुद भी बंदा छोड़ना चाहे तो छोड़ नहीं पाएगा। तो जो ये इस तरह की चीज़ें लाइक ड्रग्स है, तो इन तरह की चीज़ों का एडिक्शन होना वो कहलाता है सब्सटेंस एब्यूज़। इसीलिए आपको नो कहना आना चाहिए कि कोई आपको बोले कि भाई एक बार ले ले, चाहे फोर्स करे, तो आपको नो ज़रूर करना है। फिर है अपना नशा मुक्त भारत अभियान। तो सरकार अलग अलग तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है या सेंटर्स डेवलप कर रही है जहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र स्थापित हो सकें। ये सारी चीज़ें कोशिश कर रही है ताकि किसी भी तरह का नशा आपका यहाँ से हटाया और भगाया जा सके। ओके। और अच्छा, अब ये जो चेंजेस हैं ये हमारी बॉडी में आ क्यों रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? ये आ रहे हैं हॉर्मोन्स की वजह से। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स चेंज होते रहते हैं, मतलब चेंज इन द सेंस उनका लेवल, उनका सीक्रेशन लेवल, वो सब चीज़ चेंज होता रहता है। क्योंकि हॉर्मोन्स हमारी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसमें बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ठीक, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग हॉर्मोन्स बनते रहते हैं। तो हॉर्मोन्स की वजह से मूड और बिहेवियर आपका चेंज हो सकता है। तो ये इनके बारे में हम अगली क्लास में और बेहतरीन तरीके से जानेंगे। इस क्लास में मुझे लगता है कि ये काफ़ी हुआ। बाकी का आपको किसी चीज़ में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारी बात होगी नेक्स्ट चैप्टर में, तब देखते हैं कि वो चैप्टर किस चीज़ से रिलेटेड है, तो बेस्ट से बेस्ट कोशिश करूँगा आपको बताने की। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।